हेलो एवरीवन, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैं ये आपका नया चैप्टर शुरू कर रही हूँ इकोनॉमिक्स में ही। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था वो था डिमांड, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े थे, जैसे व्हाट इज डिमांड, उसके बाद डिमांड कर्व, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। इसी तरह से आपका अब जो टॉपिक शुरू होने वाला है, जो नया चैप्टर शुरू होने वाला है वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऐसे नेक्स्ट चैप्टर आपको कॉस्ट, रेवेन्यू, यूटिलिटी, ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स आपको भी पढ़ने हैं, ठीक है। और अब से मैं आपके लिए 2 वीडियो डालूंगी फॉर पेपर 2 और 1 वीडियो डालूंगी फॉर पेपर 1, बिकॉज पेपर 1 का सिलेबस कंपैरेटिवली काफ़ी छोटा है। कॉमर्स का बहुत ज़्यादा वाइड सिलेबस है, तो अगर मैं दोनों का 1 वीडियो डालने लगी तो फिर आपका पेपर 2 बहुत पीछे चला जाएगा। इसलिए अब से मैं 2 वीडियोस डालूंगी फॉर पेपर 2 और 1 वीडियो फॉर पेपर 1। तो होपफुली दोनों सब्जेक्ट्स आपके साथ साथ कंप्लीट होंगे, ठीक है। और नहीं तो भी ज़्यादा जो आपका पेपर 2 है वो ज़्यादा पीछे नहीं रहेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम हमारे टॉपिक से कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। चलिए देखते हैं। इट मेजर्स द डिग्री ऑफ परसेंटेज चेंज इन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी बिकॉज ऑफ द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये क्या मेजर करता है? परसेंटेज चेंज ऑफ डिमांड, की हमारी डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ द चेंज इन द प्राइस। प्राइस में जब चेंज आ रहा है तो उसकी वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आ रहा है। दिस इज डिपेंडेंट ऑन द लॉ ऑफ डिमांड, कि जब हमारी प्राइस चेंज होती है तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड पे इफेक्ट आता है। प्राइसेस बढ़ती है तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो मतलब जब भी प्राइसेस चेंज होंगी उस पर्टिकुलर कमोडिटी की, तो कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा जो होगी उसकी क्वांटिटी डिमांडेड पे। या तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी या बढ़ेगी, प्राइस का इफेक्ट डेफिनेटली आएगा। तो वो इफेक्ट कितना है, मतलब 1 रुपए की प्राइस चेंज से कितना क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया, उसको जब हम मेजर करते हैं तो उसे कहा जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। प्राइस में चेंज आने से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया उसे बोला जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ई कैपिटल और डी नीचे शॉर्ट में, स्मॉल में, ठीक है। इसे बोला जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये जो हम कैलकुलेट करते हैं ये हमेशा परसेंटेज में होती है, मतलब हम जो चेंज लेते हैं वो डिमांड का परसेंटेज चेंज होता है, और जो प्राइसेस होती है उसका भी परसेंटेज चेंज होता है। हम जो चेंज होता है उसे परसेंटेज में क्यों निकालते हैं? ताकि हमारा जो बेस हो वो कांस्टेंट रहे। अगर हम हर प्राइस के चेंज पे हमारी जब क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगी और हम उसी से चेंज को कैलकुलेट करने लग गए, इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने लग गए, तो हमारा जो इफेक्ट होगा प्राइस चेंज का वो हर बार शो होगा। लेकिन हमें अगर एक्चुअल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है तो हमें प्राइस के इफेक्ट को नलिफाई करना पड़ेगा। हमें एक कॉमन बेस लेके कंपेयर करना पड़ेगा, तब हमारा कंपैरिजन सही होगा। यही चीज मैंने लास्ट पॉइंट में एक्सप्लेन कर रखी है, उसे हम पहले पढ़ लेते हैं। It is always calculated on the percentage change basis, otherwise comparison would not be possible, as the effect of change in quantity demanded of the commodity will not nullify। जो हमारा इफेक्ट है क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज का वो नलिफाई नहीं होगा। हर प्राइस में चेंज के साथ हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में भी चेंज आएगा। सपोज प्राइस 1 रुपए से बढ़ी तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कुछ यूनिट से कम होगी, ठीक है। फिर फर्दर प्राइस 5 रुपए से बढ़ गई तो क्वांटिटी डिमांडेड में और ज्यादा चेंज आएगा। अब अगर आप कंपेयर करने लगेंगे तो आपका कंपैरिजन जब जो फर्स्ट चेंज आया था, जब प्राइस 1 रुपए से बढ़ी, वहां से कंपेयर हो जाएगा। तो उसमें आपके ऑलरेडी क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज है उसमें इफेक्ट है, लेकिन हमें उस इफेक्ट को नलिफाई करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक बेस लेके चलते हैं। उसके लिए हम जो करते हैं परसेंटेज में हमारी इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो इफेक्ट क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज का वो नलिफाई हो जाए। ओके। एक पॉइंट है कि इट इज नो यूनिट, ये हमेशा एक एब्सोल्यूट नंबर होता है, जैसे 1, 2, 0.5, 2.3, कुछ भी नंबर हो सकता है, बट इट इज ऑलवेज अ एब्सोल्यूट नंबर। इसके पीछे कोई यूनिट नहीं लगती, केजी, लीटर्स, मीटर्स, कोई भी यूनिट नहीं होती है, ठीक है। ये हमेशा एक एब्सोल्यूट नंबर होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है देखते हैं, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम बहुत सारे मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। मेनली होते हैं हमारे पास 4 मेथड। इनमें से कुछ मेथड्स आपने पहले 12th में, 11th में जब भी आपकी ये थी आपने पढ़े भी होंगे। अगर आप लोगों में से कोई सीए कर रहा है या कर रहा था तो सीपीटी में भी आपने कुछ मेथड्स पढ़े होंगे। स्टिल अगर आपने इनमें से कोई भी मेथड नहीं पढ़ा है तो वो आप अभी पढ़ लेंगे, ठीक है। ये 4 मेथड होते हैं इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए। सबसे कॉमन मेथड होता है परसेंटेज मेथड।
इस मेथड में जो होता है आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है। मतलब आपको जब भी किसी क्वेश्चन में कोई मेथड नहीं दिया हुआ है या कि कौन से मेथड से इलास्टिसिटी निकालनी है, तो आपको हमेशा ये मेथड लगाना होता है, फर्स्ट वाला। ये सबसे पॉपुलर, सबसे रिलायबल मेथड है, सबसे ज़्यादा भरोसे वाला कि इससे आंसर सही आता है। ठीक है, परसेंटेज मेथड कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी मैं आपको समझाऊंगी। दूसरा मेथड है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें हम एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करते हैं। मतलब इस प्राइस पे, फॉर एग्जांपल अभी प्राइस 10 रुपए की है, तो उस 10 रुपए पे हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, हम जितनी यूनिट्स खरीदेंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, प्राइस इंटू क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, इससे हम टोटल एक्सपेंडिचर निकाल लेंगे। ऐसे ही फिर जब प्राइस में चेंज आएगा तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड पे भी इफेक्ट आएगा, उस वक्त हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना है हम वो निकालेंगे। तो इसमें जो इलास्टिसिटी कैलकुलेट की जाती है वो एक्सपेंडिचर के बेसिस पे की जाती है, इसके बेसिस पे। ठीक है, हर मेथड की अपनी अपनी अप्रोच है, इसलिए उस हर मेथड से आंसर्स भी अलग अलग आते हैं। ये कैसे होता है वो भी मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट मेथड है हमारा आर्क मेथड। आर्क मेथड में भी हम प्राइस चेंज को कैलकुलेट करते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसे जब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी तभी समझाऊंगी, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट होता है हमारा मिड पॉइंट यानी ज्योमेट्रिक मेथड। इसमें ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंटेशन होती है, वो कैसे होती है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। मेनली हमारे पास ये 4 मेथड्स होते हैं जिनसे हम इलास्टिसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपके पास कभी भी क्वेश्चन आता है जब कुछ भी मेंशन नहीं है कि आपको कौन सा मेथड लगाना है, तो आप ये मेथड लगाएंगे। ठीक है, फर्स्ट वाला परसेंटेज मेथड। वैसे तो उस क्वेश्चन में उतना डाटा ही अवेलेबल होगा कि उसमें आप इन 4 में से कोई एक मेथड लगा सकते हैं, दूसरे मेथड्स एप्लीकेबल होंगे ही नहीं। ऑलरेडी कोई एक मेथड ही एप्लीकेबल होगा, या तो आपको सिर्फ एक्सपेंडिचर दिया होगा या फिर आपको ग्राफ मेंशन होगा, आपके पास डाटा ही ऐसा होगा कि आप कोई एक मेथड लगा पाओ। ठीक है, पर अगर ऐसा होता है कि आप एक से ज्यादा मेथड्स अप्लाई कर पा रहे हो तो आप हमेशा परसेंटेज मेथड को ही लगाओगे। ठीक है, ये चीज आप लोग प्लीज ध्यान रखना। ओके, अब इसमें मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, जो मेरा सेकंड पॉइंट है, द आंसर्स मे वेरी फॉर ईच मेथड बिकॉज ऑफ द डिफरेंट अप्रोचेज दैट दीज मेथड्स यूज। इसमें जो आंसर्स होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। क्यों? बिकॉज हमारी अप्रोच अलग अलग है, डिफरेंट अप्रोचेज। यहाँ हम चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं, इसमें हमने एक्सपेंडिचर को काउंट किया है। आर्क मेथड में जो होता है उसमें जो हम प्राइस चेंज को जो कैलकुलेट करते हैं उसका मेथड अलग होता है। ज्योमेट्रिक मेथड में हम ग्राफ ले रहे हैं। ठीक है, तो हर मेथड की हमारी अप्रोच अलग अलग है, इसलिए इनसे जो मेथड्स होते हैं, जो आंसर्स होते हैं वो अलग अलग आ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो आंसर निकाला है वो गलत है। हो सकता है आंसर कुछ और मार्क्स दो, आंसर की में कुछ और आया, पर आप जो निकालोगे वो भी सही हो सकता है अगर आपने मेथड सही अप्लाई किया है, तो सही से अप्लाई किया है तो। ओके, तो हर मेथड से आपका आंसर अलग अलग आ सकता है, हो सकता है सेम भी आए। दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन की क्वेश्चन का डाटा क्या है, उस डाटा पर डिपेंड करता है कि आपके आंसर्स अलग अलग मेथड से सेम आते हैं या डिफरेंट आते हैं। तो अगर कभी आपके आंसर्स डिफरेंट आते हैं तो घबराने की बात नहीं है, ऐसा हो सकता है क्योंकि हर मेथड की अपनी अपनी अप्रोच है, इसलिए। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही है, क्योंकि अगर मैं आपको परसेंटेज मेथड को एक्सप्लेन करने लग गई तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बिकॉज वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, उसके फॉर्मूलाज भी होते हैं, और उसके आपको मुझे साथ में क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराने पड़ेंगे, वरना वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए आज मैं आपको किसी भी मेथड का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, सारे मेथड्स के एक्सप्लेनेशन में बहुत टाइम जाता है। ठीक है, अगर मैंने ऐसा किया तो आपकी वीडियो आधे घंटे से ऊपर की चली जाएगी। तो इसलिए आज की वीडियो में बस इतना ही है। मैं आपको दोबारा एक रिविजन दे देती हूँ कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम चेंज को मेजर करते हैं कि प्राइस में चेंज आने की वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आता है, और ये चेंज हम परसेंटेज की टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं कि परसेंटेज चेंज कितना हुआ प्राइस में, उससे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया। जब हम इसे मेजर करते हैं तो इसे कहा जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब सिर्फ इतना है कि प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड को कैसे अफेक्ट कर रही है, कितना अफेक्ट कर रही है, उसे कैलकुलेट करना इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। इफ कोई भी डाउट्स होता है प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।